मित्रों, मैं संजय कुमार आज विश्व के सबसे गंभीर संकट पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। वैसे तो ये टॉपिक सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें इस टॉपिक से प्रश्न का रहना अपरिहार्य सा लग रहा है। पूरे वर्ष कोरोना पे खूब चर्चा हुई है, लेकिन जब कोरोना का संकट हमारे देश में द्वितीय लहर प्रकाष्ठा पे था तो दूसरी खबर कोरोना पर प्रतिदिन भारी हो रही थी, वो पर्यावरण संकट का। ये ऐसा संकट है कि प्रकृति विजय का उन्माद जो मानव का है, प्रकृति विजय के उन्माद में मानव ने अपने ही लिए फांसी का फंदा तैयार कर लिया। कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे दुनिया में होड़ लग गई और हमारे लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एक ऐसा संवाहक बना, एक ऐसा मित्र बना जिसकी मदद से हमने बगैर सोचे समझे अपने भविष्य को रौंद डाला। अब वो भविष्य कराह रही है और हमें कह रही है, अब चेतावनी भी आखिरी खत्म हो रही है। और ये संकट जब एक प्राकृतिक आपदा कोरोना को संभालने में पूरी दुनिया चरमरा गई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, मानवता चरमरा गई, तो सोचिए कि इस समस्या के सामने कोरोना महामारी का कोई औकात नहीं है। यह समस्या कुछ और नहीं, पर्यावरण की गंभीर समस्या है। तो इस पे नियमित क्लास मैं हर सप्ताह एक क्लास इस पे लूँगा। क्लास के फॉर्मेट क्वेश्चन आंसर का होगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षा वाले को सुविधा हो। क्वेश्चन आंसर के बारे में ऐसी मान्यता है मनोवैज्ञानिकों का कि उससे टॉपिक को समझने में आसानी होती है, वरना धड़धड़ा कर बहुत तेज़ी से टॉपिक निकल गया, उससे कंक्रीट कुछ नहीं निकला। तो इसको मैं क्वेश्चन आंसर में बांधूंगा और दोनों क्वेश्चन आंसर होंगे डिस्क्रिप्टिव सब्सक्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। एमसीक्यू को आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हालांकि उसका एक लिमिटेशन है, कई बार डिस्क्रिप्टिव तो आ जाएगा, दोनों नहीं आ सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे एड्रेस को देखें, लिखें, व्हाट्सएप करें, मेल करें, आपको निःशुल्क इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव को मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में आ जाए। देखता हूं कक्षा कितनी लंबी होती है उसके बाद। तो पहला प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है कि हाल में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज की प्रमुख चिंताएं क्या है। इसी के चलते एक खबर में है, इस पैनल के कार्यकारी समूह 1 का रिपोर्ट आया है जो दुनिया को हिला दिया है और बहुत बड़ा शोध है। और इस शोध में, इस रिपोर्ट को लाने के लिए 1400 से अधिक वैज्ञानिकों ने, देश विदेश दुनिया के वैज्ञानिकों ने स्वेच्छा से कार्य किया। किसी नौकरी और किसी प्रोजेक्ट के तहत काम नहीं किया, दिन रात एक किया, मानवता के लिए समर्पित किया। तो अब इसमें एक बात सबसे पहले आती है कि अंतर सरकारी पैनल की प्रमुख चिंताएं क्या है। तो अंतर सरकारी पैनल की चिंताओं को समझने से पहले हम लोग ये जानें कि अंतर सरकारी पैनल क्या है। जब तक पैनल नहीं समझेंगे तो उसकी चिंता कैसे समझेंगे। बहुत से हमारे प्रतियोगी बंधु हैं जो नया नया आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता है। इसलिए मैं ये तय किया हूँ कि सबसे पहले आपको इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर बताऊंगा। यह यूएन की एक निकाय है, एक यूनिट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और इसका कार्य जलवायु परिवर्तन पे काम करना है। बड़ा सिंपल कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, तो यूएन की एक निकाय है
और जिसका कार्य जलवायु परिवर्तन पे काम करना है, जिसका मुख्य कार्य जलवायु परिवर्तन के ऊपर काम करना है। वर्ष 1988 में यूएन की समान सभा ने अपने 2 अलग अलग संस्थाओं की मदद से आईपीसीसी को मंजूरी दी थी। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने या अपनी 2 संस्थाएं, पहले से जो संस्था चल रही है, पहली संस्था है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और दूसरा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को के सहयोग से इस निकाय की स्थापना की। दोनों सपोर्ट इसको करते हैं और दोनों एक मौसम से जुड़ा हुआ, दोनों मौसम से ही जुड़ा हुआ है। इसके फिलहाल 195 सदस्य हैं। जो सदस्य यूएन के हैं वही इनके सदस्य हैं। लेकिन जान जाइए, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी बात कि आईपीसी का परिचालन 3 समूहों के माध्यम से होता है। कौन कौन से 3 समूह हैं? तो पहला कार्यकारी समूह, द्वितीय कार्यकारी समूह, तृतीय कार्यकारी समूह। पहला कार्यकारी समूह है फिजिकल साइंस के आधार पर जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। अब फिजिकल साइंस को आप भौतिक विज्ञान नहीं समझ लेंगे, यानी वो तमाम विज्ञान की उन शाखाओं की मदद से, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबकी मदद से जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। पहला ग्रुप, इसी ग्रुप का भी रिपोर्ट आया है। द्वितीय कार्यकारी समूह अनुकूलन, एडॉप्टेशन और भेद्यता, वल्नरेबिलिटी कितनी है के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तृतीय कार्यकारी समूह जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को कम करने पर काम करते हैं। एक कम करने पर काम करता है, एक पहला सारी चीज़ों की स्टडी करता है कि कहाँ क्या हो रहा है, दूसरा कि उसकी एडॉप्टेबिलिटी, उसकी अनुकूलता और भेद्यता के ऊपर काम करता है। अभी तक इसके 5 मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित हो चुके हैं। इसका 6ठा पूरा रिपोर्ट अगले साल 2022 तक प्रकाशित हो जाएगा। 6ठा भी नहीं हुआ है। इसमें फिलहाल प्रथम कार्यकारी समूह की पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इसका शीर्षक है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल साइंस क्लाइमेट चेंज के तथ्य को लाया गया है। तो ये आईपीसी के बारे में आपने समझ लिया अच्छी तरह से। अगर आईपीसी पे कोई संक्षिप्त नोट पूछता है तो इतने इंफॉर्मेशन से आप अच्छा लिख सकते हो और पूरा नंबर पा सकते हो। अब पुनः टॉपिक पर आते हैं, क्या कि चिंताएं क्या है, आईपीसीसी की चिंताएं क्या है। तो वैश्विक रूप से धरती का तापमान 1850 से 1900 के बीच 1.09 सेल्सियस बढ़ा, यानी 50 वर्षों में धरती का तापमान 1.09% बढ़ा। ये वही ईयर है जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत पश्चिम में हुई थी, हमारे यहाँ नहीं हुई थी। हमारे यहाँ इसके बाद होती है। हम तो उपनिवेश थे, हम तो कच्चा माल देते थे, लेकिन ब्रिटेन, जर्मनी धक धक कामें चल रही थी। इवन हमारे एशिया में, जापान में भी शुरू हो गई थी। इतनी वृद्धि मात्र 9 वर्ष 2010 से 19 के बीच हुई है। अब देखिए, जो चीज़ 50 वर्ष में हुई वो हमने 9 वर्षों के अंदर कर दिया। इतने ही। भविष्य में क्या होगा यह मानव विकास के मॉडल और प्रौद्योगिकी पे निर्भर करता है। अगर हम इस चेतावनी को नहीं मानेंगे तो और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगा तो मामला बहुत गंभीर है, यानी बहुत प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। वर्तमान टेक्नोलॉजी से अगर उत्सर्जन करने वाली चीज़ों को प्रश्रय देते हैं, जीवाश्म ईंधन का इतना उपयोग करते हैं, तो संकट है, बहुत गहरा संकट है। यदि जैविक ईंधन का उपयोग आज की तरह होगा तो इस सदी के अंत तक तापमान में वृद्धि 4.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। 4.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा अगर जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं, यानी खनिज ईंधन का प्रयोग करते हैं, चाहे पेट्रोलियम करें, कोयला करें, वो सारे जैविक ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं।
शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को 2060 तक हासिल कर लिया जाता है और उसके बाद उस उत्सर्जन निगेटिव हो तो औसत वैश्विक तापमान इतना सेल्सियस बढ़ेगा। मतलब सब चीज़ को हम विड्रॉल कर लेते हैं आज भी, तब भी बढ़ेगा, लेकिन 1.4 डिग्री ही बढ़ेगा 2060 तक। यानी आज 2021 है, 40 वर्षों में अगर पहले कह रहा है कि शून्य तक कर लें हम, जीरो इमिशन, मतलब उत्सर्जन को जीरो कर दें, उसके बाद निगेटिव करें, माइनस में ले जाएं, तब ये हाल होगा। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अपनी हरकतों से खुद अपना मृत्युदंड लिख दिया है। वाकई में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस साफ मानते हैं कि आईपीसी कार्यकारी समूह 1 की रिपोर्ट मानवता के लिए रेड कोड यानी खतरे की घंटी है। ये स्टेटमेंट को याद रखेंगे, छोटे छोटे एग्जाम में स्टेटमेंट भी पूछ लेता है। वैश्विक तापमान बढ़ाने का ग्रीन हाउस गैसों से सीधा संबंध है। रिपोर्ट बताती है 2011 से ग्रीन हाउस गैसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्ष 2019 में पर्यावरण में औसतन 410 ppm पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हुई। 1866 ppb पार्ट्स पर बिलियन, मिलियन 10 लाख का होता है और 10 मिलियन 1 बिलियन बनता है, तो 1866 ppb मीथेन, 335 ppb नाइट्रस ऑक्साइड पहुंच गया। कितने दिनों के अंदर? 9 सालों के अंदर, 8-9 सालों। अप्रैल 2021 में ही पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता 416 ppm के मासिक स्तर पर पहुंच गई, जो 20 लाख वर्षों में सर्वाधिक है। 1-2 वर्षों में नहीं, केवल 1 महीने की बात कर रहा है। जब ये स्टडी किया गया अप्रैल 2021 का, तो देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के सघनता कॉन्डेंस ये हुआ ppm पार्टिकल्स पर मिलियंस 416 पहुंच गया। वैश्विक तापमान का शायद सबसे बुरा प्रभाव धरती के ध्रुवीय क्षेत्रों पर जमी बर्फ पर पड़ रही है। हमको पता है कि धरती के ध्रुवीय क्षेत्र में क्या है? बर्फ। और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो सीधा सा मतलब है कि हीट, ताप का ये पहला काम है कि वो बढ़ने के साथ वो बर्फ़ को पिघलाता है। वो स्टॉक बर्फ है और हमारी गलती से तापमान बढ़ रहा है, वो पिघलेगा। रिपोर्ट कहता है कि वर्ष 2011 से 20 में आर्कटिक के समुद्री क्षेत्र में बर्फ 1850 के बाद निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। यानी डे टू डे घटा तो है ही, लेकिन 1850 के बाद सबसे निम्नतम स्तर पे इस फेज़ में पहुंचा है, जिस काल में हम लोग हैं, हम लोग की क्रियाकलापें हैं। 1950 के दशक से तेज़ी से ग्लेशियर पिघलने का सिलसिला जारी है, जो पिछले 2000 वर्षों में अप्रत्याशित है। एक डरावना अनुमान यह भी है कि आर्कटिक 2050 से पहले गर्मी पर चरम पे पहुंच जाएगा और उसके समुद्र में जो बर्फ़ है वो ख़त्म हो जाएगी। मात्र 30 साल बाद ये आर्कटिक का हालत होने वाला है और उसके बर्फ़ जब पिघलेंगे तो कहाँ जाएंगे? उसके बर्फ़ जब पिघलेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? बट नेचुरल है, वो बर्फ़ पिघल के समुद्रों में, समुद्र का औसत वो बढ़ जाएगा तो कितने शहर जो समुद्र किनारे हैं दुनिया में, हमारे यहाँ भी बहुत पोर्ट सिटी है, सब खत्म हो जाएगा। तो जो विकास हम कर रहे हैं, इसीलिए रीथिंकिंग ऑफ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उस विकास को सोचना होगा और उसको टिकाऊ बनाना होगा, सस्टेनेबल बनाना होगा और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाना होगा। पर्यावरण ये दृष्टि से सतर्क होना होगा, नहीं तो सारी विकास ज्यों की त्यों जहाँ है वहीं नष्ट हो जाएगी। और जैसे हमने कोरोना में देखा है कि सब कुछ कैसे ध्वस्त हो जाता है, तो कोरोना से तो लाख गुना ये बड़ा संकट है और इस संकट को की चिंताएं यही है। रिपोर्ट बताती है कि मनुष्य की गतिविधियों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस के कारण 1979 से क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फेरिक गर्मी बढ़ी है। क्षोभ मंडल
जो हमारा सबसे नज़दीक है, जो हमसे 18 किलोमीटर मात्र ऊंचाई पे है, लेकिन सारी घटनाएं 75% पर्यावरण का भार जो है, पर्यावरणीय भार, वो क्षोभ मंडल पे है। 99% जलवाष्प और एरोसोल क्षोभ मंडल पे है, ट्रोपोस्फीयर में ही है, जो हमसे मात्र कितना दूर है, 18 किलोमीटर दूर है। वातावरण में ताप बढ़ने से नमी बढ़ती है, बड़ी सिंपल बात है, नमी बढ़ेगी तो बारिश हो जाएगी। और देख रहे हैं एबनॉर्मल बारिश, पूरे हिंदुस्तान में इस बार एबनॉर्मल बारिश हुई है और हो रही है। और ये भी जान जाइए कि कहीं सूखा भी पड़ जा रहा है भयंकर, और बारिश इतनी हो रही है कि कई जगह के रिकॉर्ड 100-100 साल के टूट रहे हैं। एक दिन में इतनी बारिश हो रही है कि पूरे साल में जितनी होती थी। तो कृषि का क्या होगा ये सोच लीजिए, कृषि कहाँ जाएगी सोच लीजिए, और सब चीज़ें कहाँ चली जाएंगी। मनुष्य रोटी के लिए लाले पड़ जाएंगे सब कुछ रहते हुए। तो तापमान बढ़ने से गर्मी बढ़ती है, तापमान में 1 डिग्री वृद्धि से बारिश में 7% की वृद्धि होती है 1 डिग्री बढ़ने से। अगर 4.5 डिग्री बढ़ गया तो 30 से 40% बारिश बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, जीवन क्या होगा, फिर वो बारिश का जल कहाँ जाएगा। जल चक्र को आप समझते ही हैं और किसी और क्लास में। समुद्र की सतह का वैश्विक औसत तापमान 1900 से बढ़ रहा है। 1901 से 71 के बीच समुद्र का स्तर बढ़ने का औसत दर 1.3 mm था, मिलीमीटर। कब से कब तक, 9 से 71 तक, 70 साल में। और 71 से 2006 के बीच 1.9 mm हो गया उसका स्तर बढ़ने का, प्रतिवर्ष हो गया। 2006 से 18 के बीच यह बढ़ के 3.7 mm प्रतिवर्ष हो गया। अब देखिए 1.3 कब था, 70 साल में। उसके बाद 71 से 2006 यानी 30 साल, 30-35 साल में 1.9% हुआ, सॉरी mm, मिलीमीटर। उसके बाद मात्र 6 से 18 के बीच, 12 साल के बीच 3.7 mm प्रतिवर्ष पहुंच गया। कारण मानवीय प्रभाव, तो समुद्र के स्तर को बढ़ा रहे हैं। थोड़ा पीछे, अभी मैं जून जुलाई के अखबार को देखिए, मैं जब देख रहा था तो दंग हो गया कि दुनिया के सारे अखबार में कोरोना से ज़्यादा मानवता प्रताड़ित हो रही थी। हर कोने में अफरा तफरी मची हुई थी। थोड़ा पीछे जून जुलाई 2021 के अखबार को देखें, इन 2 माह में मौसम का तांडव दिल को दहलाने वाला रहा है। दुनिया के 7.9 बिलियन आबादी में से 7.9 बिलियन आबादी में से 6 बिलियन आबादी इस 2 महीने में इतना प्रभावित हुई है जितना कोरोना से नहीं हुआ है। कोरोना से बामुश्किल 4 से 5 मिलियन आबादी पर इसके प्रभाव को देखा गया है, अभी आकलन होना है। लेकिन 6 बिलियन लोगों को परेशान किया है। कभी देखते थे अमेरिका के फलाने शहर में बाढ़, कनाडा में इतना टेम्परेचर, अमेरिका के शहर में 55 डिग्री तक शहरों का टेम्परेचर हुआ है। हिंदुस्तान में देख रहे हैं मार्च से ही बारिश हो रही है, मौसम का तांडव चल रहा है। दोनों तटों पे, पश्चिम तट पर, पूर्वी तट पे लगातार तूफान आ रहे हैं। तो ये एक कितनी गंभीर चेतावनी है प्रकृति के कराहने का, रोने का, जिस पे सोचना होगा। ये सारी चिंताएं हैं। मतलब जून जुलाई के अखबारों में कोविड की खबर जबकि प्रकाष्ठा पे थी, भारत के अखबारों में आती थी, हिंदी अखबार में थोड़े कम, लेकिन अंग्रेजी के जो अच्छे अखबार हैं वो भारी होती थी, क्योंकि कोविड से बड़ी समस्या थी। अनेक देशों ने बाढ़ से विस्थापन, ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ का पिघलना, लू, वन आग की घटना, अभी तक रूस में कई जगह आग लगा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में लगा हुआ। तो ये हुआ। अब हम बात करना चाहेंगे कि इसके बाद इन चिंताओं को अब मैं बदलना चाहूँगा, यानी अगली कक्षा में क्षेत्र दर क्षेत्र हम चिंताएं देखेंगे। यानी भारत के संदर्भ में देखेंगे, दुनिया के संदर्भ में देखें, फिर क्षेत्र दर क्षेत्र उसका क्या प्रभाव पड़ा, कृषि पे क्या पड़ेगा,
भारत में किस किस क्षेत्र में क्या पड़ेगा, भौगोलिक रूप से क्या पड़ेगा, आर्थिक रूप से क्या पड़ेगा। अब पर्यावरण पे हर सप्ताह एक कक्षा होगी। अब इसका आकलन अलग अलग संदर्भ में करेंगे। अभी फ़िलहाल भारत के संदर्भ में करेंगे, फिर आगे और चर्चा करेंगे। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.